हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा विज्ञान का 8वां पार्ट 7 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें 229 प्रश्नों का अध्ययन किया था। दोस्तों, भाषा विज्ञान हिंदी, इसमें राजभाषा हिंदी, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा की बोलियां, देवनागरी लिपि व हिंदी भाषा को लेकर के जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों से संबंधित हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसका 8वां पार्ट आज पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 230 से इस 8वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। 130वां प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो बी गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, गलत है। भाषा परिवर्तनशील होती है, सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह विशेषता गलत है। भाषा भावों एवं विचारों के संप्रेषण का माध्यम होती है। तो भाषा की विशेषता इसमें बताया गया कि पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा किसे कहते हैं? भावों एवं विचारों के संप्रेषण का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं, भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का स्वरूप सदैव एक सा नहीं रहता है, बदलती रहती है। भाषा परंपरागत होती है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न और नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक प्राकृतिक होता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सार्वजनिक संपत्ति तथा भाव संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन होती है। भाषा की प्रवृत्ति कठिन से सरल की ओर होती है तथा प्रत्येक भाषा की भौगोलिक ऐतिहासिक सीमाएं होती है। तो भाषा परिवर्तनशील है, कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। 131वां प्रश्न है, टकसाली भाषा कहते हैं। सही आंसर है ए, संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। 232वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? सही उत्तर है गुजरात राज्य। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ माना जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयचंद के 7वीं एवं 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में मिलता है। तो देवनागरी का प्रयोग सबसे पहले गुजरात राज्य में, गुजरात के राजा थे जय भट्ट, उन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी में शिलालेख लगवाए थे। उनमें देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले हुआ माना जाता है। 133वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 ईस्वी को जो बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे। 134वां प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। सही उत्तर है सी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। 1920 में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। 1920 ईस्वी में हिंदी व्याकरण नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक कामता प्रसाद गुरु थे, और प्रकाशन करने वाली संस्था थी नागरी प्रचारणी सभा, जो काशी में थी। किशोरीदास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी का व्याकरण है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ जो किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, वह हिंदी का व्याकरण ग्रंथ था। ब्रजभाषा व्याकरण 1943 ईस्वी, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी वाजपेयी जी की अन्य व्याकरण ग्रंथ हैं। हेमचंद्र का शब्दानुशासन व्याकरण रचना पर आधारित है। तो हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी में किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था, जो कि हिंदी का व्याकरण है। इसके अलावा किशोरीदास वाजपेयी के 2 ग्रंथ और हैं। ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 में प्रकाशित हुआ,
और राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि किशोरीदास वाजपेयी के ग्रंथ थे। इसके अलावा शब्दानुशासन व्याकरण की रचना हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। तो हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ तो किशोरीदास वाजपेयी का है और शब्दानुशासन व्याकरण जो रचना है वो हेमचंद्र के द्वारा लिखित है। 135वां प्रश्न है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? सही उत्तर है ए, स्वनिम विज्ञान से। ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रिम हैं। ये 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध बारोपीय परिवार से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रिम नियम बलाघात पर आधारित है। तो ग्रिम नियम विज्ञान या ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 236, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। सही उत्तर है सी, इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा जाता है, जिसका मुख्य आधार इतिहासबद्ध होता है। हिंदी बारोपीय परिवार की भाषा है। तो भाषाओं को जो पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है वो इतिहास के आधार पर किया गया है और हिंदी भाषा बारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी की भाषा परिवार, विश्व की भाषा परिवार, बारोपीय परिवार जो कि भारत और यूरोपीय क्षेत्र से संबंधित था, द्राविड़ परिवार, काकेशी परिवार, चीनी या एकाक्षरी परिवार, चीनी परिवार को एकाक्षरी परिवार भी कहते हैं, ब्रूसस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, सामी हामी परिवार, काकेशियन परिवार, बुशमैन परिवार इत्यादि प्रमुख हैं। बारोपीय परिवार को इंडोजमनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो बारोपीय परिवार को इंडोजमनिक आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। 137वां प्रश्न है, हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है ए, पश्चिमोत्तरी शौर्सनी अपभ्रंश से। हरियाणी या बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोली है, जिसका विकास पश्चिमोत्तर शौर्सनी अपभ्रंश से हुआ है। ये बोली हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की अन्य बोलियां हैं, जबकि अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली आती है। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसकी बोली भोजपुरी, मगी और मैथिली है। तो पश्चिमी अपभ्रंश की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, जो कि शौर्सनी अपभ्रंश से विकसित है। तो शौर्सनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। हरियाणवी या बांगरू का जो क्षेत्र बताया गया वो हरियाणा और दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में था। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा विकसित हुई, जिसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसकी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। प्रश्न संख्या 238, ग्वालियर की बोली है बुंदेली। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। इसके अलावा ये बोली उत्तर प्रदेश के झांसी, उरी, जालौन, हमीरपुर, बांदा तथा मध्य प्रदेश के ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा भोपाल में बोली जाती है। तो ग्वालियर में बुंदेली बोली बोली जाती है। प्रश्न संख्या 239, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है सी, शौर्सनी। हिंदी खड़ी बोली शौर्सनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, कोरवी जिसको खड़ी बोली कहते हैं, हरियाणवी, बांगरू भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो शौर्सनी अपभ्रंश की उपभाषा थी पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। अगला प्रश्न है 240वां, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की
हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? सही उत्तर है बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां अवधी और बघेली। प्रश्न संख्या 241। ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरी ने गई कुमलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती पर तू है, कैसे के रचों बिहारे उक्त गीत किस बोली का है? तो सही उत्तर है ए, अवधी बोली का। उक्त गीत में अवधी बोली का प्रयोग हुआ है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से एक उपभाषा विकसित हुई पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न है 242वां। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु को। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। तो हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, और अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ग्रंथ ब्रज भाषा का व्याकरण ग्रंथ कामता प्रसाद गुरु का है, जिसको हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहने वाले व्यक्ति हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने ब्रज भाषा का व्याकरण ग्रंथ, जो कि कामता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखा गया था, उसको हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। प्रश्न संख्या है 243। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो सही उत्तर है बी, जटिलता से सरलता की ओर। प्रत्येक भाषा का प्रमुख लक्षण यह है कि भाषा सदैव हमेशा ही कठिनता से सरलता और स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रभावित होती है। भाषा भावों तथा विचारों की वाहिका होती है, वहन करने वाली होती है। अपने इसी गुण के कारण उसका निरंतर विस्तार एवं विकास होता रहता है। तो हर कोई भाषा होती है वो कठिनता से सरलता की ओर और स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। भाषा भावों या विचारों की वाहिका होती है। प्रश्न संख्या है 244। अंगिका किस राज्य की बोली है? सही उत्तर है डी, बिहार राज्य की। अंगिका बिहार राज्य की प्रमुख बोली है। बिहार प्रांत में भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेश का नाम अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका आधुनिक नाम चंपारण है। यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। बिहार में बोली जाने वाली अन्य बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली हैं। इन चारों बोलियों को एक वर्ग मानकर बिहारी हिंदी नाम दिया गया है। तो बिहार में बिहारी हिंदी से संबंधित जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं, जिसमें प्रमुख हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसी के साथ बिहार राज्य में ही भागलपुर के पास में एक प्रदेश था पहले, जिसका नाम था अंग, और उसकी राजधानी थी चंपा, जिसको आज चंपारण कहा जाता है। और इस चंपारण के आसपास इस अंग क्षेत्र में जो बोली बोली जाती थी उसको अंगिका कहा जाता था। प्रश्न संख्या है 245वां। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में रचित हैं? तो सही उत्तर है बी, मैथिली में। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी भाषा और मैथिली में रचित हैं। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य उपभाषा मैथिली में भी हैं। इन्हें वासुदेव सिंह के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रमुख कृति धरती, दिगंत, ताप के तायो हे दिन, ए मौला आदि हैं। त्रिलोचन शास्त्री को वासुदेव सिंह भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा और इसके अलावा मैथिली में रचनाएं लिखी थी। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि रहे हैं, और त्रिलोचन शास्त्री की प्रमुख रचनाएं धरती, दिगंत, ताप के तायो हे दिन, अमोला। अगला प्रश्न है 246वां। किस विद्वान ने लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। रोमन लिपि वर्णात्मक होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में
समझी जाती है। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था, क्योंकि रोमन लिपि एक वर्णात्मक लिपि है जो कि संसार की सभी लिपियों से सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो सही उत्तर है डी, छत्तीसगढ़ी। उकार बहुला छत्तीसगढ़ी बोली मानी जाती है। अवधी बघेली उदासीन आकार बहुला तथा भोजपुरी इकार बहुला है। तो छत्तीसगढ़ी तो उकार बहुला बोली है और अवधी बघेली उदासीन आकार बहुला है, भोजपुरी इकार बहुला बोली है। 248वां प्रश्न है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है? तो सही उत्तर है इसका बी, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक पाली भाषा बोली जाती थी। पाली भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मानी जाती है। भारत की आर्य भाषा के काल को सामान्यतः 3 काल खंडों में विभाजित किया जाता है। भारत की जो आर्य भाषाएं हैं उनका जो काल है उसको 3 खंडों में बांट करके पढ़ा जाता है, जिसमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरा खंड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक। दूसरा मध्यकालीन, जो दूसरा खंड भाग है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई, जिसमें एक का नाम है पाली, दूसरी का प्राकृत और तीसरी भाषा है अपभ्रंश। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। 3 भाषाएं विकसित हुई थी मध्यकाल में, जिसमें पहली है पाली भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा, जिसका समय है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। और तीसरी भाषा है अपभ्रंश भाषा, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? देवनागरी की लिपि कौन सी, देवनागरी लिपि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर है डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। ये गलत है। सही है, जैसा उच्चारण वैसा ही लिखा जाता है। एक दावनी के लिए एक प्रतीक है और देवनागरी में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी की विशेषता के संबंध में प्रस्तुत कथन है, विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। ये कथन गलत है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी लिपियां हैं, जैसे अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। प्राचीन भारत की 2 लिपियां थी, एक ब्राह्मी और एक खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। अगला प्रश्न है 250वां, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो सही उत्तर है डी, कंठोष्टे। ओ औ कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ और होठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठोष्टे कहा जाता है। ओ औ कंठोष्टे वर्ण है, जैसे ए आ कंठ से बोले जाते हैं, ई तालव्य तालु से बोले जाते हैं, उ ओष्टे यानी होठों से बोले जाते हैं, ए आई कंठ तालव्य हैं यानी कंठ और तालु से बोले जाते हैं। 291वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? सही उत्तर है सी, सोर यानी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सोर यानी अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश सोर यानी अपभ्रंश है। उसकी उपभाषाएं हैं 4, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी, और इन सब की अलग अलग बोलियां हैं। तो सोर यानी अपभ्रंश की पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, जिसको कोरी भी कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी, जिसको भांगरू भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। और सोर यानी अपभ्रंश की चौथी उपभाषा है
गुजराती हिंदी। 252वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है? तो सही उत्तर है 11। हिंदी देवनागरी लिपि वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार की जाती है। 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 अयोग वाय है और 2 द्विगुणे व्यंजन होते हैं। तो देवनागरी लिपि में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। इस प्रकार से 44 होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, स्वीकार किए गए हैं, 2 अयोग वाय है और 2 द्विगुण। इस प्रकार से हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं, कुल ध्वनियां 52 है। प्रश्न संख्या 253, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो बुंदेली नहीं है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी और जयपुरी पूर्वी राजस्थानी। सोरसिनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि बुंदेली, कन्नौजी खड़ी बोली जिसको कोरी भी कहते हैं, ब्रजभाषा तथा हरियाणवी बांगरू भी कहते हैं आदि सोरसिनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। तो सोरसिनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी विकसित हुई है, जिसकी प्रमुख 4 बोलियां हैं। सोरसिनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है, जिसकी बोलियां हैं बुंदेली, कन्नौजी खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। प्रश्न संख्या 254, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो सही उत्तर है सी, बोली। यानी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो स्थानीय भाषा होती है उसको बोली कहा जाता है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली आदि। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी है, ब्रजभाषा है, मगही, बुंदेली, ये बोलियां हैं। राष्ट्रीय भाषा उसको कहते हैं जो राष्ट्र में बोली जाती है, और राजभाषा उसको कहते हैं जिसके माध्यम से सरकार व सरकार के कार्यालयों के अंदर कार्य संपन्न होता है। 255वां प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो सही उत्तर है बी, पश्चिमी हिंदी की। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है जो सोरसिनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी तथा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आती है। तो सोरसिनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। सोरसिनी अपभ्रंश से राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी आती हैं। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, और जो पूर्वी हिंदी है अर्धमागधी, उसकी 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 256 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो सही उत्तर है डी, अवधी नहीं आती है। अवधी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, कोरवी, हरियाणवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां आती हैं। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। प्रश्न संख्या 257, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? सही उत्तर है सी, लिख करके। लिखित भाषा में लिख करके विचारों को व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा के उदाहरण जैसे पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण आदि। 258 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? डोगरी नहीं है। डोगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, बांगरू जिसको हरियाणवी भी कहते हैं, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। प्रश्न संख्या है 259,
59 मालवी किस उपभाषा की बोली है? तो सही उत्तर है सी, राजस्थानी की। मालवी राजस्थानी उपभाषा की बोली है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोली आती हैं। मारवाड़ी जो दक्षिण में, मारवाड़ी जो पश्चिम में, जयपुरी जिसको ढूंढानी भी कहते हैं पूर्वी राजस्थानी में, मालवी दक्षिण में, मेवाती उत्तरी राजस्थानी में। मालवी बोली इंदौर, देवास, रतलाम आदि जिलों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है 260वां। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी बाग और सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली सोरसिनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका बोली क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि हैं। गढ़वाली बोली सोरसिनी अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी है। बांगरो हरियाणवी बोली सोरसिनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र हरियाणा राज्य है। छत्तीसगढ़ी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य है। तो खड़ी बोली सोरसिनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र दिल्ली के आसपास है। गढ़वाली बोली सोरसिनी अपभ्रंश की पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली है और गढ़वाली का क्षेत्र है टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। बांगरू हरियाणवी सोरसिनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित है, जिसका क्षेत्र हरियाणा है। छत्तीसगढ़ी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र है छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों इस आठवें पार्ट में हमने 260 प्रश्न तक अध्ययन किया। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी अन्य साथी हैं जो कि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा में हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्यक्रम जोड़ रखा है, तो उन अपने साथियों को भी प्रकाश सर हिंदी चैनल के बारे में जानकारी दे, ताकि निःशुल्क उनकी अच्छी तैयारी हो सके, वो अच्छी तरह से पढ़ सके। जय हिंद।